स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान का इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा, इस पर चर्चा करेंगे। ये उत्तरदायी सरकार की घोषणा है। मॉन्टेग्यू महोदय भारत के नए भारत सचिव थे। इन्होंने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। घोषणा में कहा गया, महामहिम सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार पूर्णतः सहमत है, यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का उत्तरोत्तर संपर्क बढ़े, स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली स्थापित हो और यह अंग्रेजी साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में बढ़े। तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे जैसा आवश्यकता महसूस होती थी, देश में अंग्रेजों द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर कदम बढ़ाए जा रहे थे। 20 अगस्त 1917 की घोषणा को युगांतर घोषणा कहा गया है, यानी एक परिवर्तनकारी कदम था। इसे घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का वादा किया, जैसा कि लोकतंत्र की पहली शर्त है। मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट। भारत के सचिव मॉन्टेग्यू 1917 में भारत आए। उन्होंने वायसराय चेम्सफोर्ड, ब्रिटिश ईस्वी अधिकारी तथा भारत के अलग अलग विचार रखने वाले नेताओं से भेंट की। भारत में संवैधानिक सुधारों के विषय में विचार विमर्श किया, चर्चा की। सन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संवैधानिक सुधार रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसी रिपोर्ट को प्रमाण मानकर 1919 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। भारतीय संवैधानिक सुधार रिपोर्ट में अछूतों के लिए 791 में से केवल 7 स्थान देने की सिफारिश की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें भारतीय विधान परिषद, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब भारतीय विधान मंडल, इंडियन लेजिस्लेचर के रूप में बदल दिया गया। इसके 2 सदन थे, एक काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हिंदी में राज्य परिषद कह सकते हैं, 2 लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे विधानसभा कहते हैं। यह वर्तमान का जो उच्च सदन, निम्न सदन के नाम से राज्यसभा और लोकसभा के नाम से प्रचलित है, इस रूप में हम मान सकते हैं। राज्य परिषद में 8 सदस्य होते थे। ये सदस्य नाम निर्देशित या चुने हुए हो सकते थे।
सॉरी, मैं 8 सदस्य बोल गया, 60 सदस्य होते थे। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे। ये सदस्य नाम निर्देशित या चुने हुए हो सकते थे। 60 सदस्यों की इस परिषद में 33 सदस्य चुने हुए तथा शेष 27 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित या मनोनीत किए गए थे। ऐसा वर्तमान में भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा ऐसे तबके के लोगों को मनोनीत किया जाता है जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है सदन में, जैसे कि एंग्लो इंडियन परिवार के लोगों को या किसी विशेष क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान आज भी है। इनमें केवल 20 सदस्य सरकारी ओहदों पर रह सकते थे। केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य होते थे, जिनमें से 40 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, 25 सदस्य शासन प्रतिनिधि तथा 15 सदस्य अशासकीय प्रतिनिधि थे। बचे हुए 103 सदस्य यह चुनावों से निर्गमित होने वाले थे। अर्थ से जुड़े हुए विधेयकों को पारित करने हेतु दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक थी। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का तथा विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। दोहरी शासन पद्धति 1919 के इस अधिनियम द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति लागू की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। फिर प्रांतीय विषयों को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया। 1 रक्षित विषय, 2 हस्तांतरित विषय। भारत में क्रमबद्ध पद्धति से उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रयास था। लॉर्ड साउथबरो समिति, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ गई। विभिन्न समूहों को सम्मिलित करने से निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। विभिन्न समूहों के प्रतिनिधित्व के अधिकारों का प्रश्न भी उपस्थित होने लगा। इसलिए लॉर्ड साउथबरो की अध्यक्षता में निर्वाचन अधिकार समिति का गठन किया गया। इस समिति के समक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में पृथक निर्वाचन तथा सुरक्षित स्थानों की मांग की। बड़े जबरदस्त तरीके से बाबा साहब ने मांग रखी थी। हम इसे बाबा साहब के संपूर्ण वाङ्मय में विस्तार से पढ़ सकते हैं। उन्होंने समिति से कहा, देश के नेता भारत के लिए गृह शासन की मांग कर रहे हैं, किंतु वह दलितों को प्रतिनिधित्व देने को तैयार नहीं है। सभी इस बात को मानते हैं कि स्वतंत्रता एक ब्राह्मण का जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है, तो एक दलित का क्यों नहीं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बाबा साहब ने तर्क रखा था और जिसे माना भी गया था। तो स्वतंत्रता ब्राह्मण की भांति अछूत का भी जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाबा साहब ने साबित किया था। तो हमारी चर्चा यहीं पर समाप्त हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी आग्रह के साथ आज की बात यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।